इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है ना, वो उन सभी के लिए बहुत काम का है जो भारी भरकम सरकारी दस्तावेजों को भीतर छिपी असली कहानी को समझना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और आज हम भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा मतलब इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के अध्याय 6 को डिकोड करने वाले हैं। सही कहा। इस अध्याय का शीर्षक है कृषि और खाद्य प्रबंधन, जिसमें उत्पादकता वृद्धि और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की गई है। हमारा उद्देश्य बहुत साफ है। हाँ, हमारा लक्ष्य इन सैकड़ों पन्नों के आंकड़ों और सरकारी भाषा के जाल से उन वैचारिक पहलुओं को निकालना है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना किसी किताबी निरस्ता के आज हम ये समझेंगे कि भारतीय कृषि में पर्दे के पीछे कितना बड़ा ढांचागत बदलाव हो रहा है। बिल्कुल। और ये शुरुआत ही अपने आप में पूरी कहानी का सार तय कर देती है। अक्सर जब हम खेती किसानी पर कोई बात करते हैं तो उसे बहुत ही अपारंपरिक नजरिए से देखा जाता है। हाँ, मतलब लोगों को लगता है कि कृषि क्षेत्र में कुछ नया हो ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठहरा हुआ है। लेकिन आर्थिक समीक्षा का यह अध्याय इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से तोड़ देता है। नीतियां अब केवल खेत में बीज डालो और फसल काटो वाले मॉडल पर काम नहीं कर रही हैं। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। अगर हम आम जनमानस की बात करें तो कृषि शब्द सुनते ही दिमाग में एक ही छवि आती है। एक किसान जो आसमान की तरफ देखकर बारिश का इंतजार कर रहा है, या फिर ट्रैक्टर और लहलाते हुए खेत। हाँ, और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली कहानी कहीं और ही आकार ले रही है। अगर हम डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि विकास उन क्षेत्रों में हो रहा है जिन्हें हम अक्सर साइड बिजनेस मान लेते हैं। मतलब आप एलाइड सेक्टर्स या संबद्ध क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, राइट? जी हाँ, इस बदलाव की गवाही खुद आंकड़े देते हैं। अगर हम वित्तीय वर्ष 2015 से लेकर 2024 तक के एक दशक के डेटा का विश्लेषण करें तो पशुधन या लाइव स्टॉक क्षेत्र का विस्तार ये किसी भी अन्य क्षेत्र के मुकाबले अभूतपूर्व रहा है। अभूतपूर्व मतलब नंबर्स में ये कैसा दिखता है? मौजूदा कीमतों पर इस क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए में लगभग 195% की भारी वृद्धि हुई है और इसकी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 12.77% दर्ज की गई है। अरे वाह, लगभग 13% की वृद्धि दर, वो भी लगातार 10 सालों तक। किसी भी प्राथमिक क्षेत्र के लिए ये कोई साधारण बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और सिर्फ पशुधन ही नहीं, मत्स्य पालन यानी मछली पालन के क्षेत्र को देखें तो 2014 से 2025 के बीच वहां 140% की वृद्धि हुई। 140%? हाँ, उत्पादन के लिहाज से ये 88.14 लाख टन का उछाल है। ये संबद्ध क्षेत्र अब केवल सहायक नहीं रहे बल्कि कृषि आय को बढ़ाने वाले मुख्य ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि किसान अब मुख्य फसलों से निराश होकर सिर्फ गाय भैंस पालने या फिर मछली पकड़ने की ओर जा रहे हैं? क्या अनाज का उत्पादन खतरे में है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है कि एक चीज को छोड़कर दूसरी अपनाई जा रही है। इसे प्रतिस्थापन नहीं बल्कि विविधीकरण कहना ज्यादा सही होगा। विविधीकरण मतलब रूरल इकोनॉमी अब अपना रिस्क डाइवर्सिफाई कर रही है। एग्जैक्टली इसे ऐसे समझना चाहिए कि एक फसल को तैयार होने में और उससे पैसा हाथ में आने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। उस पर भी मौसम का जोखिम या बाजार में दाम गिरने का डर बना रहता है। हाँ, वो तो है ही। दूसरी तरफ पशुधन एक ऐसा एटीएम है जो हर दिन नकद आय देता है। दूध रोज बिकता है, मुर्गी पालन या मछली पालन से नियमित आमदनी होती है। तो जब फसल से आय का इंतजार होता है तब ये संबद्ध क्षेत्र परिवार का खर्च चलाते हैं। बल्कि ये सीधे तौर पर एक वित्तीय सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस तरह का विविधीकरण होता है तो वह किसी एक झटके से पूरी तरह टूटती नहीं है। बिल्कुल। और अगर नीतियां बनाने वालों की नजर से देखें तो ये स्पष्ट संदेश है कि सारी ऊर्जा सिर्फ गेहूं और चावल पर खर्च करने से काम नहीं चलेगा। इन नए ग्रोथ इंजनों को भी ईंधन देना होगा। सही बात है। अब इस नए मॉडल से थोड़ा मिट्टी और जमीन की तरफ लौटते हैं। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। आर्थिक समीक्षा में उर्वरक या फर्टिलाइजर नीति को लेकर एक बहुत बड़े बदलाव की बात की गई है। जी, एक बहुत ही जरूरी बदलाव। दशकों से हमारे देश में एक अजीब सी प्रथा रही है। जैसे कोई डॉक्टर बिना बीमारी जाने हर मरीज को एक ही दवा दे दे, वैसे ही हम पूरे देश की मिट्टी को एक ही तरह का उर्वरक बांटते रहे। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। एग्जैक्टली। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी के लिए एक ही नियम।
लेकिन अब समीक्षा कहती है कि हमें कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुसार लक्षित रणनीति अपनानी होगी। ये शिफ्ट अचानक क्यों? देखिए, ये बदलाव अचानक नहीं हुआ है, बल्कि ये दशकों की गलतियों से सीखा गया सबक है। मिट्टी कोई निर्जीव चीज नहीं है, ये एक जीवित तंत्र है और समीक्षा बहुत वैज्ञानिक तरीके से समझाती है कि फसल के प्रकार, मिट्टी की संरचना और सिंचाई के आधार पर जमीन की जरूरतें बदल जाती हैं। मतलब हर इलाके की मिट्टी की डाइट अलग होती है। बिल्कुल। अगर कोई किसान पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जहां चावल और गेहूं का चक्र चलता है, तो वो जमीन से भारी मात्रा में पोषक तत्व खींचता है। इसे हाई यील्ड सिस्टम कहते हैं। वहां मिट्टी को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है। और इसके विपरीत अगर हम राजस्थान या मध्य प्रदेश के उन इलाकों को देखें जहां बारिश के पानी पर निर्भर मोटे अनाज या दालें उगाई जाती हैं, तो वहाँ की मिट्टी की मांग बिल्कुल अलग है। वहाँ उतनी नाइट्रोजन नहीं चाहिए। अगर इस तथ्य को हम नीति से जोड़ें तो इसका मतलब है कि अब तक जो उर्वरक पर भारी सब्सिडी दी जा रही थी, उसका बड़ा हिस्सा शायद ऐसी जमीनों पर डाला जा रहा था जिन्हें उसकी जरूरत ही नहीं थी। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे मारक बिंदु है। जब हम उर्वरक हस्तांतरण को कृषि जलवायु क्षेत्रों और फसल पैटर्न के साथ नहीं जोड़ते हैं, तो दो भयानक नुकसान होते हैं। कौन से दो नुकसान? पहला तो ये कि जरूरत से ज्यादा यूरिया खेत में डालने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है और भूजल प्रदूषित होता है। और दूसरा बड़ा नुकसान है देश के राजकोषीय घाटे पर। भारत अपनी खाद की जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है। हाँ, फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल तो हमेशा से सरकार के लिए सिरदर्द रहा है। तो अगर क्षेत्र विशिष्ट मानक तय कर दिए जाएं, तो बर्बादी रुकेगी। बिल्कुल। सरकार को सटीक रूप से पता होगा कि किस जिले में किस मौसम में कितनी खाद भेजनी है। सब्सिडी का बिल कम होगा और मिट्टी की सेहत भी बची रहेगी। ये एक ऐसा कदम है जहां अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान दोनों आकर मिलते हैं। खेती की मांगों में जो संरचनात्मक अंतर है, उसे स्वीकार करना ही असली दक्षता है। सही कहा आपने। अब इसी दक्षता को जब हम उत्पादन से आगे ले जाकर बाजार तक ले जाते हैं, तो एक और बड़ा मुद्दा सामने आता है, खाद्य प्रबंधन और सरकारी खरीद का। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा टाइट रोप वॉक है। टाइट रोप वॉक मतलब आप उत्पादक और उपभोक्ता के बीच के संतुलन की बात कर रहे हैं? जी हाँ। एक तरफ उत्पादक है जो चाहता है कि फसल का दाम ज्यादा मिले, दूसरी तरफ देश के करोड़ों उपभोक्ता हैं जो चाहते हैं कि अनाज सस्ता रहे। इस परस्पर विरोधी स्थिति को सरकार कैसे साध रही है? इस संतुलन को समझने के लिए समीक्षा में दिए गए चार्ट 6.11 और 6.12 का गहराई से अध्ययन करना जरूरी है। इन चार्ट्स में 2014-15 से 2024-25 के बीच गेहूं और धान की सरकारी खरीद का डेटा दिया गया है। और ये डेटा क्या कहानी बताता है? यह राज्य की क्षमता यानी स्टेट कैपेसिटी का एक अद्भुत प्रदर्शन है। इन 10 वर्षों में सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले अनाज की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है। जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लाखों टन अनाज खरीदती है, तो वो बाजार में एक मूल्य निर्धारण कर रही होती है, जिससे किसानों को आय का समर्थन मिलता है। लेकिन अगर सरकार इतना सारा अनाज खरीद ले, तो क्या वो दुनिया की सबसे बड़ी जमाखोर नहीं बन जाएगी? उस खरीदे हुए अनाज का आखिर होता क्या है? यहीं पर व्यापक खाद्य सब्सिडी की संरचना सामने आती है ना? एकदम सटीक बात है। वो अनाज गोदामों में रखने के लिए नहीं खरीदा जाता। यहीं से वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की विशाल पाइपलाइन में डाला जाता है। राशन की दुकानों के जरिए। जी, राशन की दुकानों के जरिए वो अनाज देश के उन नागरिकों तक पहुंचता है जिन्हें सस्ते भोजन की जरूरत है। तो एक ही प्रक्रिया से दो लक्ष्य सध रहे हैं। एक छोर पर किसान को पैसे मिल रहे हैं और दूसरे छोर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। इसे समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक कृषि नीति नहीं है, बल्कि ये भारत का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा जाल है। जब हम देखते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में सप्लाई चेन टूटने से हाहाकार मच गया, तब हमें इस बफर स्टॉक की असली कीमत समझ आती है। बिल्कुल। ये बफर स्टॉक हमारी अर्थव्यवस्था का शॉक एब्जॉर्बर है। ये दर्शाता है कि एक व्यवस्था कैसे अपनी वित्तीय और प्रशासनिक ताकत का उपयोग अपने उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को वैश्विक अनिश्चितताओं से बचाने के लिए करती है। तो इन सब का मतलब क्या है? अनिश्चितताओं की बात चली है, तो उस सबसे बड़ी समकालीन चुनौती का जिक्र करना जरूरी है, जिसके आगे बड़े बड़े अनुमान धरे रह जाते हैं। जलवायु परिवर्तन। हाँ,
ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और समीक्षा इसे भविष्य की कृषि नीतियों का सबसे बड़ा निर्धारक मान रही है। ये अब कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है, ये आज खेतों में खड़ी फसल को झुलसा रही सच्चाई है। बेमौसम बारिश, बढ़ता तापमान, जब शहरों में रहने वाले लोग इस मौसम से इतने परेशान हो जाते हैं, तो खुले आसमान के नीचे अपनी पूंजी लगाने वाले किसान पर क्या गुजरती होगी। इस संकट की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो क्षेत्र मानसून पर निर्भर हैं, वहां भूजल का स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा चुका है। पानी की कमी एक स्थायी संकट बन गई है। और तापमान बढ़ने का सीधा असर पैदावार पर भी तो पड़ता है। बहुत गहरा असर पड़ता है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण गेहूं की पैदावार पर दिखता है। मान लीजिए गेहूं की फसल पकने की अवस्था में है और अचानक मार्च में तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर चला जाए। ऐसे में गेहूं का दाना पूरा भर नहीं पाता, वह सिकुड़ जाता है। प्रति एकड़ उपज में भारी गिरावट आ जाती होगी, भले ही किसान ने खाद और पानी कितना भी अच्छा क्यों न दिया हो। बिल्कुल यही हो रहा है। ये सच में एक डराने वाली तस्वीर है। तो क्या इसका मतलब है कि हमारे पारंपरिक खेती के तरीके अब पूरी तरह से बेअसर हो चुके हैं। समीक्षा इस एक्सट्रीम वेदर से निपटने के लिए क्या रास्ता सुझाती है। समीक्षा बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है कि अब हम पुरानी आदतों के सहारे नहीं चल सकते। समाधान के रूप में कुछ तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया गया है। सबसे पहला है पानी का प्रबंधन। मतलब बाढ़ ला देने वाली सिंचाई से बचना होगा। जी, उसकी जगह ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम को अपनाना होगा। पानी की हर बूंद से ज्यादा फसल लेनी होगी। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण समाधान है बीजों की किस्मों में बदलाव। जलवायु अनुकूल और सूखा प्रतिरोधी फसलें। एग्जैक्टली। हमें ऐसे बीज विकसित करने होंगे जो इस बढ़ते तापमान और कम पानी को बर्दाश्त कर सके। ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि जलवायु परिवर्तन का असर पूरे भारत में एक जैसा तो है नहीं। कहीं पानी की कमी है तो कहीं अचानक बाढ़ आ जाती है। ऐसे में पूरे देश के लिए कोई एक ही समाधान तो काम नहीं करेगा। और यही कारण है कि समीक्षा में क्षेत्र विशिष्ट हस्तक्षेप यानी रीजन स्पेसिफिक इंटरवेंशंस की बात की गई है। स्थानीय परिस्थितियों को समझे बिना कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती। अगर किसी इलाके का जल स्रोत सूख रहा है तो वहां के किसानों को ज्यादा पानी वाली फसलें उगाने से रोककर उन्हें अन्य विकल्पों की ओर मुड़ने के लिए नीतियां बनानी होंगी। बिल्कुल, स्थानीय पर्यावरण और मौसम के पैटर्न को आधार बनाकर ही हस्तक्षेप करना होगा। सस्टेनेबिलिटी का अब यही एक व्यवहारिक मार्ग बचा है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय कृषि एक बहुत ही गहरे ढांचागत बदलाव से गुजर रही है। कृषि अब सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पशुधन और मत्स्य पालन जैसे एलाइड सेक्टर्स आय बढ़ाने वाले मुख्य इंजन बन गए हैं। और इसके साथ ही डेटा और मिट्टी की जरूरत पर आधारित टारगेटेड उर्वरक नीति अपनाई जा रही है। सरकारी खरीद और खाद्य सब्सिडी का विशाल तंत्र किसान की आय और देश की खाद्य सुरक्षा दोनों को एक साथ सुरक्षित कर रहा है। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हमें अपनी नीतियों को जलवायु परिवर्तन के हिसाब से तुरंत डालना होगा। क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं और जलवायु अनुकूल तकनीकें ही अब आगे का रास्ता है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। ये समीक्षा भविष्य की एक बहुत ही स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करती है। तो इस विस्तृत विश्लेषण के बाद ये उन सभी लोगों के लिए एक साफ तस्वीर बन जाती है जो जानना चाहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा क्या है। और अब इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए ये सोचने वाली बात है कि अगर संबद्ध क्षेत्र ही भविष्य की कृषि के मुख्य चालक बन रहे हैं और जलवायु परिवर्तन हमें पूरी तरह से नई फसलों की ओर धकेल रहा है, तो क्या होगा? तो सवाल ये है कि क्या आने वाले 10 सालों में पारंपरिक भारतीय किसान की वो परिभाषा और पहचान इतनी बदल जाएगी कि आज की नीतियां कल पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएंगी। ये एक ऐसा विचार है जिस पर इन स्रोतों के अध्ययन के बाद गहराई से मंथन किया जाना चाहिए। इसी के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।